Hello, my dear children. Welcome back. बच्चों, social responsibilities of business. What are the arguments in favor of social responsibilities of business? और business का क्या रोल होता है environmental protection में? तो social responsibilities of business के रोल को हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आज हम करने वाले हैं एक और टॉपिक, that is business ethics. और इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. एथिक्स का मतलब होता है, एथिक्स बच्चों एक ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है और उसका मतलब होता है नॉर्म्स, कैरेक्टर, आइडियल्स, मॉरल्स. तो जब उस वर्ड को हम बिजनेस के साथ ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है बिजनेस एथिक्स. मतलब बिजनेस नॉर्म्स, बिजनेस का कैरेक्टर, बिजनेस के मॉरल्स. तो अब हमें ये जानना है कि एक्चुअली बिजनेस का कैरेक्टर या नॉर्म्स या मॉरल्स जो है वो क्या होते हैं और उसके लिए बिजनेस को क्या करना होता है. तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बिजनेस एथिक्स एंड इट्स एलिमेंट्स. सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लर्न अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स. बच्चों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एथिक्स जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कैरेक्टर, नॉर्म्स, आइडियल्स, मॉरल्स. ठीक है, और उसी वर्ड से ये वर्ड बिजनेस एथिक्स जो है वो डेराइव हुआ है. बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू द सोशली डिटरमाइंड मॉरल प्रिंसिपल्स व्हिच शुड गवर्न द बिजनेस एक्टिविटीज. मतलब यहाँ पर मॉरल प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, ऐसे प्रिंसिपल्स की बात हो रही है जो कि बिजनेस एक्टिविटीज को गवर्न करती हैं और जो कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी होने चाहिए. बिजनेस का जो बिहेवियर है वो कब एथिकल माना जाएगा? इफ इट्स एक्शंस आर अपराइट एंड दे सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. कि बिजनेस के जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी एक्शंस हैं वो राइट होने चाहिए. और वो राइट कब होंगे? जब वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी होंगे. तो अगर कोई भी काम बिजनेस ऐसा कर रहा है जो सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं है, वो अपराइट नहीं माना जाएगा और वो एथिकल नहीं माना जाएगा. तो जितने भी इंटरेस्ट हैं, वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स हमने अभी पढ़े हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस में, के इंटरनल ग्रुप्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, एक्सटर्नल ग्रुप्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, या एट लार्ज कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट होती है. तो उनके लिए क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो तो हम पढ़ चुके, बट उनके लिए बिजनेस ऐसा क्या करे जो कि उनके इंटरेस्ट में हो, जो कि उनको हार्म ना पहुंचाए, जो कि उनको प्रोटेक्ट करे. वो सारे जो बिजनेस के एक्शंस हैं या डिसीजंस हैं वो बिजनेस के एथिक्स माने जाएंगे. तो कुछ एग्जांपल्स बिजनेस के एथिकल बिहेवियर के हम कैसे दे सकते हैं कि कस्टमर्स से फेयर प्राइसेस चार्ज करना, सही वेट्स एंड मेजर्स का ध्यान रखते हुए उनको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, वर्कर्स को जो है वो रीजनेबल सैलरीज देना, गवर्नमेंट से टैक्सेस हाइड नहीं करना और टाइमली और ऑनेस्टली टैक्सेस पेमेंट करना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना. These are all the examples of ethical business behavior. And if the business behaves ethically, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? बिजनेस की पब्लिक इमेज बढ़ेगी, लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिजनेस में बढ़ेगा एंड इट विल लीड टू द ग्रेटर सक्सेस ऑफ द बिजनेस. तो इसका मतलब कि बिजनेस के लिए एथिकल होना बहुत ही जरूरी है. और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स में हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या क्या होना चाहिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिससे उसका बिजनेस एथिकल माना जाए. तो ये 5 एलिमेंट्स हैं बिजनेस एथिक्स के, या आप अपने पास नोट कर लीजिए. टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, पब्लिकेशन ऑफ कोड, establishment of compliance mechanism involving employees at all the levels and measuring results. बहुत सिंपल है, बिल्कुल जैसा हमने रोल करा है बिजनेस का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, उसी तरह के मेजर्स जो है वो बिजनेस ले सकता है इन ऑर्डर टू मेक इट मोर एंड मोर एथिकल. तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, जिसमें ये बताया जाता है कि जो सीईओ है बिजनेस का या जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनको बहुत ही क्लियर होना चाहिए. दे नीड टू बी स्ट्रांगली कमिटेड टू द एथिकल कंडक्ट. मतलब जो कि आइडियोलॉजी है मैनेजमेंट की और खास तौर से जो टॉप मैनेजमेंट है
वो इस तरह से बिल्कुल क्लियर कर दे अपनी सारी ऑर्गेनाइजेशन को और अपने अदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को कि हम बहुत ही एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट पे ध्यान देने वाले हैं और कुछ भी जो अनएथिकल होगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस तरह का एटीट्यूड अगर टॉप मैनेजमेंट का हो तो उसी से ही बिजनेस जो है वो एथिकल हो सकता है। अगर टॉप मैनेजमेंट खुद ही एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो ना करे या अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो तो डेफिनेटली जो नीचे के लेवल्स हैं वो तो अपने आप ही अनएथिकल हो जाएंगे। तो सबसे पहली जरूरत जो है बिजनेस को एथिकल बनाने के लिए वो उसकी टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट है कि वो खुद एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट पे या एथिकल प्रैक्टिसेस पे ध्यान दे और ये स्ट्रांगली कम्युनिकेट कर दे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में दैट दे आर स्ट्रांगली कमिटेड टू एथिक्स। फिर उसके बाद ये बात सिर्फ अगर वर्बल है या सिर्फ डिस्कशन लेवल पे है तो उसका इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं होगा। उसके लिए क्या एलिमेंट सजेस्ट किया गया है? publication of what? The code means the rules, the norms। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो होते हैं नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। तो प्रॉपर राइटिंग में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसमें स्पेसिफाई होना चाहिए कि व्हाट आर द नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर which are ethical behavior that has to be strictly adhered by everyone in the organization। इफेक्टिव एथिकल प्रोग्राम्स इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। जो भी बिजनेस के एथिकल प्रोग्राम्स हैं वो सारे पब्लिश्ड होने चाहिए, चाहे वो सेफ्टी से रिलेटेड नॉर्म्स हो कि व्हाट शुड बी द सेफ एनवायरनमेंट इन द बिजनेस, चाहे वो क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड नॉर्म्स हो, चाहे वो टर्म्स एंड कंडीशंस हो जिनके ऊपर एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया जाता है, या फिर वो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के नॉर्म्स हो। सारे नॉर्म्स जो हैं वो राइटिंग में होने चाहिए ताकि हर कोई जो बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है उसको पढ़कर पता लग जाए कि किस तरह के नॉर्म्स या किस तरह की एक्टिविटीज और एक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करने हैं और क्या उन्हें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। फिर उसके बाद मान लीजिए टॉप मैनेजमेंट कमिटेड भी है और उनके पास एक प्रॉपर पब्लिश्ड कोड ऑफ कंडक्ट भी है, लेकिन उसको कंप्लाई करने का कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, तो भी जो बिजनेस है वो एथिकल डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक और एलिमेंट जो सजेस्ट किया गया वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस mechanism which ensures that the actual actions which are taking place in the organization they are equal to the ethical standards। तो ethical standards का determination जरूरी है जो कि किससे पता लगेगा? publication of codes से। इन codes में standards ही determine किए जाते हैं। अब actual actions जो हैं वो ethical standards के बराबर हैं या नहीं उसको पता लगाने के लिए क्या चाहिए? There is a need for suitable mechanisms। और वो mechanisms भी जब ही काम करेंगे जब हमारे पास standards हो, मतलब actual performance जो है उसको कोई सही मानेगा कोई गलत मानेगा, लेकिन वो actually सही है या नहीं in terms of ethics वो तभी पता लगेगी जब हमारे पास उसको कंपेयर करने के लिए ethical standards हो। तो ethical standards जो हैं वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, देयर हैज टू बी अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन टू रिपोर्ट द अनएथिकल बिहेवियर। ये सारे मैकेनिज्म्स जो हैं वो पहले से होने चाहिए। अगर ये बेसिक स्टैंडर्ड्स और मैकेनिज्म्स नहीं होंगे तो जो कुछ भी एक्टिविटीज और एक्शंस हैं उनको ये जज करना कि ये एथिकल है या अनएथिकल है कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो अगर हमारी रिक्रूटमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं जिसमें कोई मेल एंड फीमेल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो अगर कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय या कोई भी पर्टिकुलर लेवल जो है वो मेल फीमेल के डिस्क्रिमिनेशन की बेसिस पे रिक्रूटमेंट करता है तो इसका मतलब वो अनएथिकल हो गई, क्योंकि हमने रिक्रूटमेंट के एथिकल नॉर्म्स डिटरमाइन कर रखे हैं। या फिर इस तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर कोई भी अनएथिकल बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है
तो वो इमीडिएटली कम्युनिकेट हो जाता है टॉप मैनेजमेंट तक, ताकि हर एक को ये डर हो कि हमारी छोटी सी भी अनएथिकल बिहेवियर जो है वो रिपोर्ट हो जाएगी। तो इस तरह का स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, इस तरह के कंप्लायंस मैकेनिज्म चाहिए। और अगर लोगों के अंदर इस तरह का डर ना हो कि हम कुछ भी अनएथिकल करते रहे, हमें कोई पेनल्टी नहीं मिलेगी, हमारी ये बात छिपी रह जाएगी, कोई इस तरह का स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन ही ना हो, तो उस केस में जो है वो अनएथिकल बिहेवियर जो है वो बढ़ता रहेगा और एथिक्स जो है वो पीछे छूटते जाएंगे। तो इसका मतलब कि कंप्लायंस मैकेनिज्म का होना बहुत जरूरी है ये जानने के लिए कि जो एक्चुअल एक्शंस हैं वो एथिकल स्टैंडर्ड्स जितने हैं कि नहीं हैं। फिर उसके बाद इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल द लेवल्स। इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई एथिकल प्रोग्राम्स बनाए जाएं, मान लीजिए कोई एथिकल नॉर्म्स डिटरमाइन हो रहे हैं, कोई पब्लिकेशन ऑफ द कोड हो रहा है, अनएथिकल बिहेवियर के लिए पेनल्टीज डिसाइड की जा रही हैं, तो जब भी इस तरह के टॉप मैनेजमेंट डिसीजंस ले तो उस टाइम वो क्या करे, एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व कर ले उसमें, क्योंकि एम्प्लॉयज ही एक्चुअली वो पार्टीज होते हैं जो कि उन एथिक्स को पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करवाते हैं। तो जब भी कोई एथिकल प्रोग्राम्स डिसाइड किए जाएं या जब भी कोई डिस्कशंस हो या जब भी किसी भी तरह का फीडबैक चाहिए हो एम्प्लॉयज से, या एम्प्लॉयज का क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स द एथिकल एक्टिविटीज, वो जो है कितने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू मेक द बिजनेस एंड एवरी एक्शन ऑफ द बिजनेस एथिकल, ये सारी चीजों को एक्चुअली जानने के लिए बिजनेस के एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब कि टॉप मैनेजमेंट सिर्फ अपने आप में ये डिसाइड नहीं कर सकती कि हम ही एथिकल नॉर्म्स बनाएंगे और हम ही ये श्योरिटी देंगे कि वो एथिकल नॉर्म्स जो है वो फुलफिल हो रहे हैं, बिना एम्प्लॉयज के वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो टॉप मैनेजमेंट को मिलकर एम्प्लॉयज के साथ इस तरह के प्रोग्राम्स बनाने चाहिए जो कि ये इंश्योर करें कि हमारे बिजनेस में जो है वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो हैं वो नहीं होती हैं, या कोई भी अनएथिकल बिहेवियर जो है वो बर्दाश्त नहीं होता है, या किसी भी अनएथिकल बिहेवियर के लिए पेनलाइज किया जाता है या पनिशमेंट्स दी जाती हैं या एथिकल बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। तो इस तरह से जब भी पॉसिबल है जब हर लेवल के एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व किया जाए। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स इज टू इन्वॉल्व द एम्प्लॉयज एट ऑल द लेवल्स। उसके बाद है मेजरिंग रिजल्ट्स। मेजरिंग रिजल्ट्स का मतलब कि एक पीरियोडिक असेसमेंट हर चीज का जरूरी होता है। हालांकि एथिक्स के केस में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द एग्जैक्ट रिजल्ट्स, बट पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द एथिकल प्रोग्राम्स इज मस्ट। मतलब कोई ऐसी कमिटीज बनाई जाए जो फीडबैक लेती रहें from the people working in the organization or the people dealing with the business कि आपको किसी तरह की कोई शिकायत तो नहीं है, या किसी आउटसाइडर को कोई गलत ट्रीटमेंट तो नहीं मिल रहा है, या किसी तरह की करप्ट एक्टिविटीज बिजनेस में नहीं हो रही है। कोई ना कोई एक ऐसा मेजरमेंट क्राइटेरिया होना चाहिए बिजनेस के पास, और उस क्राइटेरिया के हिसाब से पीरियोडिक रिव्यूज, चाहे वो एनुअल रिव्यूज हो या हाफ ईयरली रिव्यूज हो, पीरियड अपने हिसाब से बिजनेस डिसाइड कर सकता है। इस तरह के रिव्यूज जो हैं वो बिजनेस को बार बार करने पड़ेंगे ताकि वो ये जान सके कि हमारा बिजनेस जो है वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। एनी ग्रुप दैट इज एसोसिएटेड विद द बिजनेस, उसके साथ कोई इनजस्टिस तो नहीं हो रही है, उसके साथ कुछ रॉन्ग ट्रीटमेंट या अनएथिकल ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा है, वो तभी पता लगेगा जब उसको समहाउ मेजर किया जाएगा। तो इसका मतलब कि ये इंश्योर करना ही बिजनेस का काम है कि उसका बिजनेस जो है वो एथिकल है या नहीं, और उसके लिए किन 5 चीजों का ध्यान रखना होगा बिजनेस को, कि उसकी टॉप मैनेजमेंट जो है वो टॉप मोस्ट कमिटेड होनी चाहिए, उसके पास एक प्रॉपर राइटिंग में कोड ऑफ कंडक्ट्स होने चाहिए और वो कोड ऑफ कंडक्ट सर्कुलेटेड होने चाहिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, और उन कोड ऑफ कंडक्ट को चेक करने के लिए कोई कंप्लायंस मैकेनिज्म होना चाहिए, एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। जब ये एथिकल स्टैंडर्ड्स तय किए जाएं या फिर जब एथिकल प्रोग्राम्स जो हैं वो बनाए जाएं या फिर उनका डिस्कशन या फीडबैक लिया जाए, हर जगह पर एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व किया जाए और सारे के सारे जो एथिकल प्रोग्राम्स हैं
उनके रिजल्ट्स को पीरियोडिक मेजर किया जाए। अगर ये पांचों चीजें होंगी तो इट इज गोइंग टू इंश्योर दैट बिजनेस इज परफॉर्मिंग इन द एथिकल मैनर। तो बिजनेस एथिक्स जो है वो सोशली डिटरमाइंड मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी में होते हैं। हालांकि हर एक को ही जो है वो एथिकली बिहेव करना चाहिए, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के टाइम पे भी कि बिजनेस के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, टू बी एथिकली अपराइट, क्योंकि बिजनेस जो है वो सोसाइटी के बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करता है और अपने आउटपुट से वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस भी करता है। तो इसीलिए बिजनेस के लिए सोशली रिस्पॉन्सिबल और एथिकली अपराइट होना ज्यादा जरूरी है। और वो ऐसा कैसे कर सकता है, दैट वी हैव सीन इन द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। सो आई होप बच्चों के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स ये दो टॉपिक्स थे हमारे इस चैप्टर में, वो दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इससे पहले इसी वॉल्यूम से रिलेटेड एक चैप्टर 5 था, इमर्जिंग बोर्ड्स ऑफ बिजनेस। तो ये दोनों चैप्टर्स का जो कंबाइंड वेटेज है वो 10 नंबर का है। ये दोनों चैप्टर्स हमने पूरे कर लिए। अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को देख लीजिए जल्दी से। सारी वीडियोस देखने के बाद आपको ये दोनों चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे और फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, उसको शेयर करिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ, लाइक करिए और वैल्यूएबल इनपुट्स देते रहिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए। तो सी यू नेक्स्ट टाइम with the next chapter, chapter 7. It's quite a lengthy chapter, sources of business finance. Till then, goodbye, stay healthy and stay connected.